इतने कम उम्र में राजनीति का जो आप आए हैं राजनीति में इतनी कम उम्र में 23 वर्ष में, मुझे लगता है इस उम्र में युवा समझ ही नहीं पाता है कि इसको करना क्या है। जब मैं स्कूल में था, जब मेरी सन 2019 में जब मैं 12th पास करके सीएमएस से निकला, तो मेरे अंदर वो बेचैनी थी कि नहीं, एक समय मुझे अब राजनीति में आना चाहिए। मुझे लगता है इस उम्र में लड़के चार पांच गर्लफ्रेंड लगते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, मतलब अपने जीवन को जीने का यही तो समय है। मुझे लगता है 30 साल के बाद तो फिर जीवन बदल जाएगा। समाज सेवा जिसको करनी होती है वो सब कुछ त्यागते हैं। जैसे मानवर श्री कांसीराम साहब ने त्यागा, उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने समाज के लिए इतना कुछ करने के लिए वो जमीन धरातल पे उतर गए। उन्होंने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या से क्या नहीं किया, और उसका परिणाम भी था कि देखिए बहुजन समाज आप पार्टी सियासत कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि बने हैं, लगता है आपकी विचारधारा मेल खाती है। वहाँ पे कभी टकराव भी होता है, कभी बहस भी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो संघ की विचारधारा है, वो बहुत ही बड़े लेवल की विचारधारा है। उसमें किसी भी प्रकार का चाहे जातिवाद बोले या नमस्कार, मैं विक्रम और फिर अपने पॉडकास्ट में खास मेहमान के साथ हम आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि, वो भी युवा जनप्रतिनिधि, क्योंकि आज राजनीति में बात की जाती है युवा नेतृत्व की। इसी तरह से युवा भी आगे बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सेदारी ले रहे हैं, भागीदारी ले रहे हैं और समाज में नई मिसाल कायम कर रहे हैं। लखनऊ में 2023 में पार्षद चुनाव हुआ। आमतौर पर हर 5 वर्ष में सभासद यानी कि पार्षद का चुनाव करा जाता है, ताकि क्षेत्र के विकास के लिए सभासद क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं ला सके, स्वच्छता को ध्यान में रख के नाली, खड़ंजा, पार्कों का सौंदर्यीकरण करा सके। हमने देखा कि राजनीति में गंभीरता और जो विचारधाराएं हैं, यानी यूँ कहें कि जो तजुर्बा है, इसकी बेहद ज़रूरत होती है। लेकिन वो तजुर्बा क्या युवाओं में है? लेकिन आज भी युवाओं के हाथ में नेतृत्व आ रहा है। आज हमारे साथ लखनऊ के सबसे कम उम्र के पार्षद, युवा पार्षद हिमांशु अम्बेडकर, जो शारदा नगर वार्ड से 2023 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतकर लोगों के जनप्रतिनिधि बने और लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उम्र महज 23 वर्ष है। इस 23 वर्ष में हिमांशु अम्बेडकर शारदा नगर वार्ड में तरह तरह की योजनाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं और सदन में वार्ड की जनता के समस्याओं को और उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आइए अपने खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं और उनसे बात करते हैं उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत के बारे में। कहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई, क्योंकि राजनीति कहने को बड़ा, देखने में चौकोर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कितनी मुश्किल है, कितनी टफ है, हिमांशु अम्बेडकर ही आज आपको बताएंगे। हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में कुछ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूपी जर्नलिस्ट लाइव चैनल को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ अपनी तरफ से एवं हमारे संपूर्ण टीम की तरफ से कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु, इतने कम उम्र में राजनीति का जो आप आए हैं राजनीति में इतनी कम उम्र में 23 वर्ष में, मुझे लगता है इस उम्र में युवा समझ ही नहीं पाता है कि इसको करना क्या है। डिग्री या इंटर पास करके निकलता है इस उम्र में, तो कैसे मन में आया कि राजनीति में आना है, इतना बड़ा फैसला ले लिया? देखिए, जब मैं स्कूल में था, जब मेरी सन 2019 में जब मैं 12th पास करके सीएमएस से निकला, तो मेरे अंदर वो बेचैनी थी कि नहीं, एक समय मुझे अब राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक समाज को नई चीज़ हम नहीं बता पाएंगे कि युवाओं में भी वो क्षमता होती है। और युवा जब तक राजनीति में आगे नहीं आएगा तो उसको समझ भी नहीं आएगी, और उसके बाद वो राजनीति में कुछ करने, पहले तो लोग सोचते हैं कि आज आप खुद आपके पास प्रूफ है कि देखते हैं आप लोग कि हमसे कितने बड़े बड़े उम्र के पार्षद लोग बन रहे हैं, लोग टिकट के लिए परेशान हैं। लेकिन जब एक युवा में हमें जब मौका मिला राजनीति में आने के लिए, जब मुझे टिकट मिला,
तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि मैं इसको किस तरीके से अब निभाऊंगा और आगे किस तरह से मैं काम करूंगा। तो बात जो पृष्ठभूमि होती है, कहा जाता है कि सबका एक बैकग्राउंड है, कोई बड़ा धनाढ्य है, कोई बाहुबली है, तो कोई बड़े दबे कुचले परिवार से आता है, बड़े पिछड़े से आता है। तो हिमांशु की पृष्ठभूमि क्या है और पारिवारिक जो सामाजिक जो प्रेरणा है वो कैसे मिलती रही और क्या रही है? देखिए, जब हमारे पिताजी जब लखनऊ आए तो उन्होंने बहुत गरीबी देखी। उन्होंने बहुत ज़मीन से लेकर आसमान तक की राजनीति उन्होंने की। वो मायावती जी के ओएसडी थे। उन्होंने 3 कार्यकाल अपना ओएसडी चलाया। उसके बाद जब मैं उनको देखता था कि वो किस तरह लोगों की मदद करते हैं, आज भी मुझे वो दिन याद है। एक मीडिया बंधु हमारे बहुत खास थे, तो उन्होंने छापा था कि जब हमारे पिताजी जनता दरबार कर रहे थे मायावती जी का, तो उनमें एक गरीब व्यक्ति आता है और वो मैले कुचैले कपड़े पहने हुए होता है। तो जैसे ही वो आता है तो तुरंत कहता है कि साहब मेरा ये काम करा दीजिए, और कहते-कहते वो ज़मीन में बैठ जाता है। वैसे ही हमारे पिताजी तुरंत अपने कुर्सी से उठते हैं और कहते हैं कि जब तक आप सोफ़े पे नहीं बैठेंगे तब तक आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और मैं इसी चीज़ को लेके मैं सोचता रहा कि अब जिस तरह मेरे पिताजी काम कर रहे थे राजनीति में, उसी तरीके से ईमानदारी से मैं भी काम करूँ और देश का नाम रोशन करूँ। पिताजी से प्रेरणा मिली हिमांशु आपको? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पिताजी हमारे हमारे राजनीतिक गुरु हैं। उनसे ही मुझे सब कुछ सीखने को मिलता है और आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे और सारी चीज़ें सीखूँ। जैसे चाहे रोड का निर्माण कराना हो या जनता दरबार करना हो, तो मैं अपने पिताजी से ज़रूर पूछता हूँ कि पिताजी आगे क्या करना है और उसको किस तरह हम आगे कर सकते हैं। तो हिमांशु, मुझे लगता है इस उम्र में लड़के 4-5 गर्लफ्रेंड लगते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, मतलब अपने जीवन को जीने का यही तो समय है। मुझे लगता है 30 साल के बाद तो फिर जीवन बदल जाएगा। देखिए हिमांशु बिल्कुल मतलब त्याग के कैसे आ गए समाज सेवा में? देखिए, समाज सेवा जिसको करनी होती है वो सब कुछ त्यागते हैं। जैसे मानवर श्री कांसीराम साहब ने त्यागा। उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने समाज के लिए इतना कुछ करने के लिए वो जमीन धरातल पे उतर गए। उन्होंने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या से क्या नहीं किया, और उसका परिणाम भी था कि देखिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और अच्छे मतों से बनी। लेकिन जब कांसीराम साहब नहीं थे तो उस चीज़ का थोड़ा सा बदलाव तो हुआ। अब ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो हिमांशु, अच्छा, कहा जाता है कि राजनीति में विचारधाराओं का बड़ा खेल है, या विचारधारा जहाँ भी मेल खाएगी तो हम और आप वही होते हैं। तो हिमांशु, अम्बेडकर की जो विचारधारा थी या आपके पिताजी की जो विचारधारा थी, तो अम्बेडकरवादी थे। ये तो बसपा में रहे हैं, मायावती शासनकाल में ओएसडी रहे हैं, तो अचानक से विचारधारा कैसे बदली कि पार्टी ही चेंज कर दी आप लोगों ने? देखिए, जब मैंने आपसे कहा ना कि जब मैं स्कूलिंग मेरी जब पास हो गई, मैं पास होने के बाद जब मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अब मुझे थोड़ा सा मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा पहले तुम संघर्ष करो। तो मुझे संघर्ष कराने के लिए उन्होंने एक मुझे टेंट का व्यापार खुलवाया। तो उस टेंट के व्यापार को मैंने 1.5 साल तक उसका काम किया। फिर सुनने में आया कि और काम बहुत अच्छा चल रहा था मेरा, अच्छा पैसा भी आ रहा था, और उसको मैंने जिस जिस वार्ड में मैं पार्षद हूँ उस वार्ड तक मैं काम करता था। टेंट का मैं जाता था, लगाता था। कभी कर्मचारी नहीं आए तो उसमें खुद भी लगाना पड़ जाता था टेंट। तो हमने स्ट्रगल भी देखा है, मेहनत भी किया। जब पिताजी को लगा होगा कि अब हिमांशु शायद अब कर ले जाएंगे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे काम करेंगे, तो उन्होंने फैसला लिया कि इस बार तुम पार्षदी का चुनाव लड़ो। तो मुझे मिला। लगता है जिस पार्टी से आप सियासत कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि बने हैं, लगता है आपकी विचारधारा मेल खाती है। वहाँ की कभी टकराव भी होता है, कभी बहस भी हो जाती है अपने आपके बड़े सीनियर लीडरों से? नहीं, देखिए बहस का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये है कि विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो संघ की विचारधारा है, वो बहुत ही बड़े लेवल की विचारधारा है। उसमें किसी भी प्रकार का चाहे जातिवाद बोले या उस तरह की चीज़ें नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो बात रही, जैसे हम अम्बेडकर विचारधारा को हम मानते हैं, मानने वाले लोग हैं,
तो हम यही हमने देखा कि जैसे संघ में जब मैं टेंट का व्यापार कर रहा था तो मैं संघ में भी मैंने क्रीड़ा भारती में ज्वाइनिंग किया। तो मैं उस समय अवध प्रमुख था, युवा प्रमुख बनाया गया था पूरे अवध प्रांत का। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ जो संघ के हमारे गणमान्य लोग हैं वो अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगाते हैं, चाहे वो तिवारी हो या सरनेम नहीं लगाते हैं। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी प्रभावित किया और मुझे ये भी देखने को अच्छा मिला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान वहाँ बहुत किया जाता है आरएसएस में, और उसी चीज़ को देख के मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और भारतीय जनता पार्टी में आप इस बार देखिए बाबा साहब के नाम पे कितना अच्छे अच्छे काम कराए गए, लगातार संगोष्ठियाँ चली, लगातार आपके भंडारे हुए। आज जो लोग सोचते थे, मेंटेलिटी थी जिनकी कि वो नीला गमछा नहीं पहनेंगे, लेकिन आज आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा नीले गमछे पहने गए, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे सपा के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों। सारे लोगों ने नीले गमछे पहने, क्योंकि उन सबको पता है कि बाबा साहब एक ऐसे पावर पॉइंट है कि बिना उनके सरकार नहीं बन सकती है। तो मतलब नीले गमछे इसीलिए पहने गए कि सरकार बना ले, ना कि विचारधारा मेल खा रही। नहीं, विचारधारा मैंने आपसे कहा ना कि संघ जो काम करता है उसकी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा दोनों की समान है, दोनों की बहुत अच्छी है, और दोनों भाजपा दोनों बाबा साहब के नाम पे सब काम करते हैं, और जो काम करेगा उसी को इनाम मिलेगा। अच्छा, 23 साल के आप लास्ट में हैं, शायद 24 में चल रहे होंगे, तो कब मन में ये आया, वो कौन सा दिन या कौन सा सन था कि अब मुझे राजनीति करनी है? मतलब खुद के मन में कब आया? पिता तो कहते होंगे कि करो मेरे साथ। खुद के मन में तब आया जब पार्षद का इलेक्शन होने वाला था और 6 महीने बचे थे, और फिर अंदर से लगा कि नहीं, अब जो मुझे लड़ना है तो इसको अच्छे से और जनता की सेवा करनी है, और आगे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं ताकि लोग मुझे मेरे नाम से लोग जाने, मेरे पिताजी को मेरे नाम से लोग जाने, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब नामांकन भरा होगा जी, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? लोग क्या कह रहे थे कि तो लौंडा है कल का, ये भी तो कह होंगे बहुत लोग। देखिए क्या कर पाएगा, इनको टिकट क्यों दिया गया, मुझे क्यों नहीं दिया गया, ये तो होता है ना। तो क्या क्या प्रतिक्रिया थी, आप क्या बोले, फिर क्या कहे? जब नामांकन का समय आया तो हमारे संघ के लोगों ने, हमारे भाजपा के लोगों ने मेरा तो बहुत साथ दिया, लेकिन जो आम पब्लिक थी तो उनके सोचिए कोई आदमी राजनीति कर रहा होगा भारतीय जनता पार्टी से ही, क्षेत्रीय तमाम नेता होते हैं जिनको एक ही आशा होती है कि मौका आएगा तो चुनाव लड़ेंगे, मौका आएगा तो पार्षद बनेंगे। अब हिमांशु अम्बेडकर आते हैं और शारदानगर वार्ड से युवा प्रत्याशी बन जाते हैं, उनको टिकट भी मिल जाता है, तो प्रतिक्रिया आदमी लाजमी है। तो क्या क्या सुनने को मिला हिमांशु अम्बेडकर को? सुनने को यही मिला कि ये नया लड़का है और कोई काम करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको मिलने जा रही है। और मेन चीज ये है कि नामांकन भरने के बाद अगर हम जिम्मेदारी ले रहे हैं तो लोगों को लग रहा था जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, तो इसका भी बहुत बड़ा सामना करना पड़ा। और इतनी कम उम्र में लोगों का जो भरोसा, पार्टी का, जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया उसका, क्षेत्र की जो जनता है उसका भरोसा जो जीतना था, वो कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना कठिन लगा आपको, यार कैसे जीतूंगा चुनाव, कैसे उस वादों को निभाऊंगा जो अभी कर रहा हूँ। देखिए, जब हमने आपसे कहा नहीं कि जब हमारे पिताजी ओएसडी थे तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी थी। तो चुनौतियां तो थी, लेकिन उस चुनौतियों को करके दिखाना, उसको धरातल पे उतारना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। और जब मैं चुनाव जीता तो मैंने सबसे पहले जितना भी वार्ड में जो लोग रह रहे थे, मैंने उन सबसे वादा किया था, जो आज से 20 साल 25 साल पहले रोड जो बनी थी, मैंने सबसे पहले उन रोडों पे काम कराना शुरू किया। जहाँ उसमें मेरा पत्थर लगा कि माननीय हमारी महापौर सुषमा करकवाल जी के आशीर्वाद से, हमारे विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी के आशीर्वाद से जो वो पत्थर लगाए गए, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये नया लड़का आया है, ये काम करेगा। तो उस चीज़ को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से काम करने का प्रयास किया है। अच्छा, वैसे चुनाव प्रचार के दौरान कोई ऐसा अनुभव रहा हो जो हमेशा याद रहेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा लम्हा रहा हो, चुनाव प्रचार में जब जनसंपर्क अभियान में निकलते थे? देखिए, कोई ऐसा अनुभव जो शेयर करना चाहो जो आपके जीवन में सबसे बड़ा कठिन रहा हो और वहां से लगा हुआ है क्या बोल दिया मुझे किसी ने? जब इलेक्शन का समय आता है, जब प्रचार का समय आता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि
अच्छे से अच्छे पहले जाके वहाँ पे प्रचार करें उस चीज़ का, जो पार्टी ने जो काम किया है उसका प्रचार करें। लेकिन कभी कभी होता है कि पुराने कार्यकाल में जो पार्षद रहे हों या अभी नए होने वाले हों, तो कुछ देखिए हर जैसे सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरीके से एकदम से आप सोचें कि एकदम से सारे काम हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए यही हुआ कि जब मैं इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहा था, तो मैं एक बार रुचिखंड में अंदर एंटर किया अपनी टीम के साथ। तो उसके बाद वहाँ की पब्लिक एकदम से इकट्ठा हो जाती है और मुझसे कहती है, रोड तो आप बनवाए नहीं है। तो भाजपा का पार्षद आ रहा है, भाजपा से चुनाव लड़ रहा है, तो पूर्व में भाजपा के रहे हैं, हाँ, उन्होंने रोड नहीं बनवाई। तो उन्होंने कहा रोड तो बनवाया नहीं, हम आपको वोट क्यों दें। मैंने कहा माता जी आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपका काम कराऊंगा। और वो शब्द ऐसे मेरे दिल को छुए कि उस जैसे ही मैं चुनाव जीता हूँ और उसके बाद मैंने सबसे पहली रोड रुचिखंड में बनाई। और उस रोड की ये कंडीशन थी कि उस समय क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा बरसात हो जाने के कारण वहाँ जल भराव बहुत ज़्यादा था। तो पूरे कम से कम 20-30 मकानों में लोगों को वहाँ डेंगू हो गया था और कई लोग ख़त्म हो गए थे। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था और उसको बनाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वाला काम था। तो मैंने उस चीज़ को किया पूरा। अच्छा बाबू, पार्षद बनने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा? जैसे मान लीजिए आज रिजल्ट आना है, इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि अभी परिणाम आएगा, या जीतूंगा या हारूंगा। तो रिजल्ट आता है कि यार मैं बन गया, मैं तो जीत गया, बधाई मिलना शुरू हो गई। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा उसके बाद, जब आपका रिजल्ट आ गया तो लगा यार अब मैं पार्षद बन गया? सबसे पहला क्या किया आपने? सबसे पहले मैं जब चुनाव जीता तो मेरे साथ मेरे पिताजी थे, वोटिंग चल रही थी और जब मुझे लगा कि अब मैं चुनाव जीत रहा हूँ, सबसे पहले मैं उठ के उनके पैर छुआ। मैंने कहा पिताजी अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिल रही है और इसका मैं निर्वहन करूँगा और आपके ही आशीर्वाद से आज मैं पार्षद हूँ। और जब ये हो गया तो उसके बाद जब शाम दोपहर में जब दोपहर का समय था, जब मैं निकला बाहर तो मैंने देखा कि हमारे जो समर्थक थे, हमारे जो प्रिय लोग थे, उन्होंने इतना बड़ा जमावड़ा बाहर लगा रखा था और मुझे तुरंत गोद में उठा लिया उन्होंने। वो उस समय ऐसा दिन था कि वो मेरे गूज़बम्प्स और दिमाग में क्या चल रहा है वो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और उस चीज़ को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अच्छा, आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं वो क्या थी वार्ड में? वार्ड की जो प्रमुख प्रवक्ताएं थी, जैसे कि आपका जो जलभराव है, एल्डिको में ज़्यादातर जलभराव हो जाता है और उसके बाद साफ़ सफाई, नालों की साफ़ सफाई, नालियाँ गंदी हैं और वार्ड में कहीं झाड़ू लग रहा है, कहीं झाड़ू नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जब मैं पार्षद बना तो मुझे इस चीज़ को मैंने पहले ठाना कि पहले सारे सुपरवाइज़रों को बुलाया जाए कार्यालय पे, उनकी मीटिंग ली जाए। आज भी हर महीने हर सुपरवाइजर की मीटिंग मैं लेता हूँ, चाहे वो कूड़ा कलेक्शन वाले हों, चाहे वो झाड़ू लगाने वाले हों, चाहे वो ये आपके चाहे सीवर वाले हों। सारे सुपरवाइजरों की हर महीने हम मीटिंग लेते हैं और उनसे रिपोर्ट लेते हैं कि किस तरह का काम चल रहा है वार्ड में। अगर कहीं सही से काम नहीं हो रहा तो उसको सही से कराया जाए। अच्छा वर्चुअल पार्षद के जो काम होते हैं वो क्या है, कितने काम है पार्षद के? देखिए पार्षद के पास तो बहुत सारे काम है, जैसे कि रोड बनाना हुआ, नाली साफ कराइए, मरे जानवर उठवाइए और बाकी आय जात निवास आपके हैं, तो ये सारे काम हम लोग के हैं। और उसके बाद जैसे कहीं जलभराव हो रहा है तो उसका जलभराव रोकने के लिए आपको किस तरह आगे कदम उठाने हैं। और फिर सीवर, फिर आपके बड़े नाले हो गए उसकी साफ सफाई, और जैसे कहीं मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं, जैसे कहीं पानी प्रदूषित आ रहा है तो उसको ठीक कराना, ये सब पार्षदों का काम है। अच्छा, प्रशासनिक काम में सबसे कठिन हिस्सा क्या रहा अब तक? जैसे अधिकारियों से मिलते होंगे, जेईई सबसे मिलते होंगे, तमाम अपने विभाग के अधिकारियों से मिलते, जो प्रशासनिक हमला है उसमें सबसे कठिन अभी तक क्या रहा है? डील कैसे करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्योंकि आपके लिए तो पहली चीज थी ना ये। देखिए प्रशासनिक में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए कठिन काम मुझे लगता है कि नगर निगम से ज़्यादा कठिन काम मेरे लिए बिजली विभाग को संभालना, क्योंकि ज़्यादातर गर्मी का समय चलता है, लाइटें कभी कभी नहीं आती हैं। दूसरा, हमने बिजली विभाग में भी कई बार हमने शिकायत किया इस चीज़ की कि जो हमारे नगर निगम स्ट्रीट लाइट लगाते हैं तो उनको बिजली विभाग वाले
बंद कर देते हैं और या तो लाइट गायब हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए कठिन काम यही था। और अभी हाल ही में हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, जो अपने रतनखंड में जो पावर हाउस है उसका प्रदर्शन किया हमने। उसमें हमने अपने समर्थकों को ले जाके वहाँ पे पावर हाउस को जाम करने का काम किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे जो रतनखंड है, रजनीखंड है, रुचिखंड है, साले नगर है, उसरी है और रवि खंड है, इन सब में लाइट की इतनी कटौती होती थी कि पब्लिक का काम, पब्लिक क्या सोचती है कि पार्षद के पास सारी चीज़ें हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो, तो उसको लगता है कि सारी व्यवस्थाएं सब पार्षद से जुड़ी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बिजली विभाग अलग काम करता है, नगर निगम अपना अलग काम करता है। बस ये है कि पद की वजह से दबाव बना रहता है तो वो लोग काम करते हैं। अच्छा, युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि आप पुराने नेताओं से, आपके सीनियर लीडर जो है, मान लीजिए उम्र भी बड़े हैं, तो उनसे क्या अलग कर पाते हैं युवा होने के नाते? ये लगता है अब युवा युवा कहा जा रहा है, तो क्या अलग कर पा रहे हैं? देखिए, अलग क्या, सीनियर लीडर जो हमारे हैं, जैसे आपके हमारे विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, हमारी दीदी सुषमा खरकवाल जी महापौर, हमारे उससे बड़े नेता हमारे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, हमारे नीरज भैया। वार्ड के सीनियर जी, वार्ड के सीनियर जी वार्ड के सीनियर में हमारे वार्ड में कई प्रमुख नेता रहते हैं। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं, वीरेंद्र तिवारी जी हैं, और भी बहुत सारे हैं। उनसे अलग क्या कर पा रहे हैं? उनसे अलग मेन चीज़ ये है कि जैसे हम युवा हैं तो हमें लोग एक तरीके से कहा जाए कि लाड प्यार से भी काम हमारी सुन लेते हैं और उन चीज़ का पालन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, युवा राजनीति में जी, आखिर क्यों आए? आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहें? मान लीजिए एक युवा है, और मुझे लगता है आज हर कोई युवा नेता बनना चाहता है। अब तो छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए, वरना बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज से नेता ही तैयार होकर निकलते थे। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हिमांशु? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा उनको कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो उसको आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की तरह आप उसको काम करें। और अगर देखिए सिर्फ आपको मंत्री बन के या विधायक बन के या पार्षद बन के या सभासद बन के अगर आपको काम करना है और आपको लगे कि सिर्फ मैं पद ले लेता हूँ और कुछ नहीं करूँगा, तो वो चीज़ें गलत हैं। और मैं इतना ही मानता हूँ कि जो आपको अगर दायित्व मिले तो उसको आपको अच्छे से निर्वहन करना चाहिए और अच्छे से पालन करना चाहिए। अच्छा, हिमांशु के पास एक 15 साल का लड़का आ जाता है, वो कहता है कि ये काम होना है या ये काम मैं कर लूंगा, तो उस बच्चे को हिमांशु गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। कैसे लेते हैं? देखिए, वो 15 साल के बच्चे की पहले देखना है कि उसकी मानसिकता कितनी अच्छी है कि वो उस काम को कराने के लिए अपने पार्षद के पास या अपने बड़े भाई के पास वो आता है। और उस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा समर्थन करूँगा, उसका पूरा प्रयास करूँगा कि उसका काम हो जाए। अच्छा, कभी ऐसा लगा हिमांशु की उम्र को लेकर गंभीरता से आपको नहीं ली जाने की समस्या हुई? देखिए, आप गए किसी अधिकारी के पास और कभी जब इस पद पे नहीं है तो उसको सर करना पड़ता था, अंकल करना पड़ता था, तो जब आप गए और पार्षद भी है लेकिन उम्र कम है, तो कहने तो लौंडा है, तो लड़का है, क्या है? तो ऐसा हुआ कभी कि जाओ यार लौंडे? देखिए, शुरुआत में जब पार्षद बने तो पहले लोगों ने बहुत हल्के में लिया। उन्होंने कहा ये तो नया लड़का है, क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा निंदा होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। हम महापौर जी से भी शिकायत करते थे कि दीदी बात हमारी नहीं सुनी जा रही है, तो दीदी कहती थी नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाना छोड़ा, हमने अपना सम्मान देना नहीं छोड़ा। चाहे वो कर्मचारी का सुपरवाइजरी क्यों ना हो, आज भी हम उससे भैया करके बात करते हैं, उसका नाम लेके बात नहीं करते। ये एक हमारी जो शिक्षा है, हमारे पिताजी ने जो शिक्षा दी, हमारी माता ने जो शिक्षा दी, इस चीज़ का हम बहुत अपने आप में हम गर्व भी करते हैं। आज भी हम पार्षद बनने के बाद लोगों के पैर छूना नहीं बंद किए, वरना लोग क्या करते हैं, चुनाव जीतने के बाद अपना पैर छूना बंद कर देते हैं और लोग भी उस चीज़ों को गलत बोलते हैं। 5 साल बाद फिर छूने आ जाते हैं। तो इस चीज़ का सम्मान हमें करना बहुत जरूरी है। वार्ड में अगर बात की जाए, जैसे जिस वार्ड के आप पार्षद बने, किस तरह की गंभीर समस्या है, कौन सी सबसे बड़ी समस्या देखते हैं? देखिए, समस्याएं जो अभी लगातार वार्ड में चल रही हैं वो ज़्यादातर जल भराव की हैं, क्योंकि अभी पार्षदों के पास बजट बहुत कम है और उस बजट से हमें पूरा 1 साल तक चलाना पड़ता है। वार्ड बड़े हैं, विस्तारित वार्ड है, तो उसमें ये समस्या आती है कभी कभी कहीं रोड नहीं बन पा रही है, तो तो उसमें हमें उस रोड को किस तरह बनाना है और किस तरह और आगे पैसा आगे में पास करा के और आगे बड़े बड़े काम कराने हैं।
क्योंकि आजकल देखिए ट्रेंडिंग में चल रहा है ओपन जिम का। तो हर पार्कों में ओपन जिम किस तरह लगाएं, हर पार्कों में जहाँ जहाँ पार्कों में समरसेबिल खराब है उसको किस तरह हम सही कराएं, ये सब हमें मेन अपने प्रमुखताएं वार्ड में लगती कोई हैं। ओपन जिम बनवाया आपने पर? अपने वार्ड में इस समय कम से कम माननीय विधायक जी डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी द्वारा करीबन मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा हर पार्कों में ओपन जिम लग गए हैं और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, मैं कोई ऐसा हिमांशु प्रोजेक्ट जिस पर आप गर्व करते हो, जो आप लेकर अपने वार्ड में आए हो और जिस पर लगता है कि यार ये मैंने वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया? देखिए जो शारदा नगर प्रथम योजना में जो सबसे बड़ा हम काम लेके आए वो मुख्यमंत्री ग्रिड से आया, 27 करोड़ की रोड आई और वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि गौरवान्वित चीज़ है कि मैं उस रोड जो जहाँ वो रोड आई है स्मार्ट सिटी के अंदर 7 रोडें थी पूरे उत्तर प्रदेश में, वो 7 रोडों में से एक रोड आपके रजनीखंड पावर हाउस से लेके सैनिक ढाबा तक की वो रोड है जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रोड है, जिसमें नाला अंडरग्राउंड, आपका लाइट केवल स्ट्रीट लाइट्स आपकी दिखेंगी, नाली अंडरग्राउंड रहेगी, तार सारे अंडरग्राउंड रहेंगे। मतलब एक तरीके से जब आप उस रोड को बनने के बाद आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम विदेश में आ गए हैं। रोड पे कुछ है ही नहीं। जी। ठीक है, तो कैसे लोगों से संवाद बनाए रखते हैं हिमांशु? सोशल मीडिया के माध्यम से, जनसभा से आदि से कैसे संवाद, लोगों से जुड़े कैसे रहते हैं? क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है कि सुबह बैठते होंगे 8 से 10-11, उसके बाद तो फिर नगर निगम। कैसे संवाद बनाए रखते हैं लोग, कैसे कनेक्ट देखिए रहते जैसे हैं? पार्षदों के हमारे पास से हर पार्षद के पास अपने अपने काम है, हमारे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सुबह 4 बजे से फ़ोन बजने लगते हैं और हो सकता है कभी कभी कि हम फ़ोन ना कोई उठा फ़ोन पाए? ना उठा पाए क्योंकि कभी हो सकता है कि हम या तो वॉशरूम में हो या कहीं कोई काम कर रहे हो, तो उस चीज़ को रिपीट कॉल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। बैक कॉल करते और हैं आप? उसके बाद बिल्कुल, और उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आप बोल रहे हैं ना कि हम किस तरह और आगे अपने जैसे फ़ोन हैं और प्रमुखताएँ हैं और किस संवाद किस तरह बनाते हैं, तो संवाद बनाने के लिए हम कार्यालय का, हमारे जो कार्यालय है, हमने हमारा कार्यालय 24 घंटा खुला रहता है, हमारे प्रतिनिधि हमारे परमानेंट वहाँ पे रहते हैं, हमारे मीडिया प्रमुख वो परमानेंट रहते हैं और जैसे मान लीजिए हम जिसे किसी को हमसे मुलाकात करनी है तो वो हमें वो फ़ोन करे, हम उसके घर तक, उसके दरवाजे तक जाते हैं। अच्छा, हिमांशु को कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, अभी मुख्यमंत्री दे दें या मेयर दे दें, उसकी सैलरी 70-80 हज़ार, 1 लाख हो, तो हिमांशु राजनीति छोड़ के नौकरी करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए राजनीति में आने का मतलब ही था कि जनसेवा करना और नौकरी में रह के मैं जनसेवा नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि हमारा जो काम है वो अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसको इतना ज़्यादा हमने फैला रखा है कि उसको समेटना बहुत मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। अच्छा, राजनीति में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या करेंगे आगे राजनीति राजनीति में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा है उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, में? दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं अपने कार्यकाल में उस चीज़ को हम अपनी जनता के सामने बताने का काम करेंगे और आगे आने वाले समय में अगर मुझे राजनीति में और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और जो पार्टी निर्देश आदेश करेगी तो उसका भी पालन मैं करूँगा। तो सांसद विधायक बनने की भी सोच रहा है? देखिए जब आप राजनीति में आते हैं और जो पार्टी आदेश करता है उस चीज़ का पालन करना पड़ता है। अच्छा, व्यक्तिगत और सामाजिक जो जीवन है, परिवार होगा, माता पिता होंगे, बहनें होंगी और उसके बाद फिर बाहर की जनता है, तो जो संतुलन है उसको बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन मैंने देखा है लोग बना के रखते हैं। लेकिन अब आपकी उम्र कम है, इसलिए सवाल लाजमी है कि कैसे बनाते हैं संतुलन? मैं कह रहा हूँ हिमांशु के 4 मित्रों का फ़ोन आ जाता है, हिमांशु के मित्र का बर्थडे है और क्षेत्र में एक घटना हो गई, तो हिमांशु कहाँ जाते हैं? पहले घटनास्थल पहले पे बर्थडे पे? नहीं, पहले घटनास्थल पे मुझे पहुंचना जरूरी, क्योंकि जिस जनता ने मुझे चुना है पहले मैं उनका हूँ और बाद में फिर और जिस भाई दोस्त ने दोस्त बचपन से दोस्ती निभाई उसका क्या? उसको मैं कह सकता हूँ ना कि मैं ये यहाँ जैसे घटना हो जाती है जहाँ पे पहले मैं वहां से काम निपटाने के बाद मैं आपके पास आता हूँ, तो समय नहीं मिला तो नहीं जाएंगे हिमांशु बर्थडे तो में? अगले दिन जाएंगे। अच्छा हिमांशु, रैपिड फायर एक हल्के फुल्के कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका पसंदीदा नेता कौन है और क्यों है? देखिए पसंदीदा नेता में सबसे अच्छे मुझे अगर लगते हैं तो वो दो हैं, पहले आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। क्यों? क्योंकि इनके काम करने का तरीका
और इनके जो विकास कार्यों का तरीका और जो दूसरों को सम्मान देने का तरीका, ये मुझे काफ़ी प्रभावित करता है। अगर आप पार्षद ना होते तो क्या कर रहे होते? अगर मैं पार्षद नहीं होता तो मैं कोई नौकरी बिज़नेस कर कर रहे रहा होता। नौकरी कर रहे हो। नौकरी ना कर रहा होता लेकिन बिज़नेस कर रहा होता। क्या आप एक शब्द में बताइए कि राजनीति आपके लिए क्या है? एक शब्द में। राजनीतिक मेरे लिए समाज सेवा है। हिमांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ युवा पार्षद 23 वर्ष के बैच हिमांशु अम्बेडकर, जो राजनीति करने निकले हैं कम उम्र में। सवाल कई होते हैं, जब हिमांशु क्षेत्र में निकलते होंगे तो लोग कहते होंगे ये कम उम्र का लड़का राजनीति करने आया है, क्षेत्र का विकास कर रहा है, लेकिन हिमांशु ने इन सभी बातों को गलत साबित कर दिया। लखनऊ के सबसे कम उम्र के युवा पार्षद हैं, शारदा नगर वार्ड में तमाम विकास के कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ कई योजनाओं को लाने का प्रयास लगातार अपने वार्ड में करते रहते हैं। हिमांशु ने बताया कि किस तरह से अपने पिता से राजनीति की सीख मिली, प्रेरणा मिली, उसके बाद वो राजनीति में आए। विचारधारा क्यों बदली, पार्टी क्यों बदली, ये भी उन्होंने अपनी बात में बताया। और आज राजनीति में एक युवा कैसे आगे बढ़ रहा है, यही हमारा दिखाने का प्रयास था। उम्मीद है हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा होगा। नमस्कार।